हेलो एवरीवन, आई एम सुमित एंड वेलकम टू आवर सीरीज़ ऑन ऑफिशियली फिजिक्स। इस सीरीज़ में हम स्टडी कर रहे हैं फिजिक्स की क्रैश कोर्स स्लैश रिवीजन कर रहे हैं हम फिजिक्स का। तो हमारा जो अभी टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है कुछ चार्जेस से रिलेटेड। हमने चार्जेस से रिलेटेड चार्जेस के बारे में पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा। फिर लास्ट वीडियो में हम कैपेसिटर्स के बारे में पढ़ रहे थे, राइट। तो हमने फिनिश कहाँ करा था? हमने पढ़ा था कि भाई कैपेसिटर जब सीरीज़ में होता है और कैपेसिटर जब पैरेलल में होता है तो उनको कैसे एनालाइज करा जाता है, राइट। तो उसी चीज़ में हम आगे अब कैपेसिटर्स के बारे में और पढ़ते हुए देखते हैं कि भाई जब दो कैपेसिटर्स अपनी नॉर्मल पोजीशन पर रखे रहते हैं, राइट। मान लीजिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात कर रहे हैं, इसका कैपेसिटेंस कितना होता है? ये दो प्लेट्स ऐसे रखी हुई हैं, इसका कैपेसिटेंस कितना होगा? एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, जहाँ पर ए होता है एरिया ऑफ दिस प्लेट और डी होता है डिस्टेंस बिटवीन दिस प्लेट। ये बहुत छोटा सा डिस्टेंस रहता है, राइट। तो भाई हमने ये सारे फॉर्मूले तो और बाकी सारे कैपेसिटर्स के लिए भी देखे थे। अब मुझे एक डाउट आ रही है, मान लीजिए ये आपका कैपेसिटर गिवन है, ठीक है। अब आपने एक कैपेसिटर को पॉजिटिव चार्ज दे दिया है और एक कैपेसिटर को नेगेटिव चार्ज दे दिया है। तो हमने गॉस लॉ में ये पढ़ा था। अब देखिए जितनी भी चीज़ें अभी तक पढ़ी उन सारी चीज़ों का यूज़ होते जा रहा है, ठीक है। कैपेसिटर हो गया, चार्ज हो गया। हमने जब गॉस लॉ पढ़ा था तो हमने गॉस लॉ से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड्स निकाली थी। हमने देखा था जब प्लेट रहती है कोई भी, तो उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसके विसिनिटी में, दैट इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, राइट। तो ये भी तो एक नॉर्मल प्लेट ही है, तो इनके कारण भी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो भाई अगर पॉजिटिव प्लेट की मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाऊँ तो कुछ ऐसी बनेंगी, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? दिस विल बी इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, राइट। दिस फील्ड विल बी इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब मैं इसको थोड़ा और डिटेल में लिखना चाहता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। व्हाट इज सिग्मा? सिग्मा इज क्यू अपॉन ए हमें मालूम है, क्यू हमें मालूम है, क्यू अपॉन ए 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये तो आपने मेरे को बता दिया इलेक्ट्रिक फील्ड। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ये जो नेगेटिव चार्ज्ड प्लेट है इस पर कुछ फोर्स एग्जर्ट होगा। वो फोर्स कितना एग्जर्ट होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स विल बी, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इनटू चार्ज, चार्ज कितना है? माइनस क्यू। भाई इस पर माइनस क्यू चार्ज है और इस पर प्लस क्यू चार्ज है, राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू माइनस क्यू। तो ये जो नेगेटिवली चार्ज प्लेट है इस पे जो फोर्स लग रहा है दैट इज़ माइनस ई क्यू। मतलब इस पे जो फोर्स लग रहा है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक बात है। इसका मतलब है इस नेगेटिव प्लेट पे एक अट्रैक्टिव फोर्स लगा रही है ये पॉजिटिव प्लेट, ठीक है। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो इस फोर्स की अगर मैं ई की वैल्यू सब्सटीट्यूट करूँ, फाइनली फोर्स की वैल्यू रखूँ, तो वो वैल्यू आ जाएगी माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ई की मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी जो हमने पहले डिस्कस करी थी, माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। ये अट्रैक्टिव फोर्स एक प्लेट दूसरी फोर्स पे लगाती है, ठीक है। तो उसी तरह जिस तरह नेगेटिव प्लेट पे अट्रैक्टिव फोर्स ये इसके बराबर लग रहा है, उसी तरह पॉजिटिव प्लेट पे भी एक ऐसा अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा जिसका मैग्नीट्यूड यही होगा। आप निकालोगे तो फाइंड कर जाओगे, ठीक है। और वैसे भी अगर नहीं भी निकालोगे तो आप थर्ड लॉ ऑफ मोशन से बोल सकते हो, राइट। थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन से, इक्वल द एक्शन एंड रिएक्शंस आर इक्वल, उससे भी आप बोल सकते थे। या फिर आप निकाल के देख लीजिए, वेरीफाई भी हो जाएगा कि भाई आप सही निकाल रहे हो कि नहीं निकाल रहे हो, ठीक है। ये तो बात हो गई फोर्स बिटवीन प्लेट्स की। अब देखिए फोर्स आपने निकाल लिया है। जब हमने कैपेसिटर्स की स्टडी चालू करी थी तो जो पहली सेंटेंस मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन में, मैंने ये बताया था, एक एग्जाम्पल लिया था हमने। कौन सा एग्जाम्पल लिया था? फोटो फ्लैश का, राइट। जब आप फोटो खींचते हो तो फ्लैश होता है, तो मैंने आपको बताया था कैपेसिटर्स एनर्जी वो स्टोर करते हैं और वो एकदम से रिलीज़ करते हैं। तो भाई कैपेसिटर्स जो एनर्जी स्टोर करते हैं ये तो हमें मालूम है, लेकिन कितनी एनर्जी स्टोर करते हैं ये भी हमें मालूम होना चाहिए। उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है। तो व्हाट इज़ मतलब एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर इज़ डिफाइंड बाय एक्सप्रेशन ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है। क्या होती है एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर? क्यू स्क्वायर अपॉन 2c, ठीक है। जहाँ पर क्यू होता है चार्ज ऑन प्लेट, ठीक है। कोई सा भी कैपेसिटर हो, चाहे पैरेलल प्लेट हो, चाहे स्पेरिकल हो, चाहे सिलेंड्रिकल हो, चार्ज ऑन प्लेट हो गया आपका क्यू, सी हो गया कैपेसिटेंस, ठीक है। तो दिस इज़ बेसिकली एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। अब इसी क्वेश्चन को आप अलग अलग फॉर्म में रख सकते हो। जैसे कि आप क्यू को रख दीजिए सी वी, जैसे ही आप क्यू इक्वल टू सी वी होता है, क्यू को सी वी सब्सटीट्यूट करोगे तो ये आएगा सी स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन 2c, ठीक है। इस यही सब्सटीट्यूट करा है, सी से सी कैंसिल हो जाएगा, तो दिस विल बी हाफ सी वी स्क्वायर, ओके। दिस विल बी हाफ सी वी स्क्वायर। और क्या कर सकते हो? अब ये इसी इक्वेशन में
सी को रख दीजिए आप क्यू अपॉन वी, तो हाफ सी की जगह रखा मैंने क्यू अपॉन वी इंटू वी स्क्वायर, वी से वी कैंसिल तो आ गया हाफ क्यू वी। तो वही इक्वेशन है क्यू स्क्वायर अपॉन 2c, उसमें बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते आइए, अलग अलग टर्म्स में क्वेश्चन मिल जाएगी। तो अगर आपको सी और वी दिया है तो आप ये वाले एक्सप्रेशन यूज़ कर लीजिए, क्यू और वी दिया है तो आप ये वाला एक्सप्रेशन यूज़ कर लीजिए, और क्यू और सी दिया है तो ये वाला एक्सप्रेशन यूज़ कर लीजिए। कोई दिक्कत, सारी याद करने की ज़रूरत भी नहीं है, एक याद रखिए, बाकी तो क्यू इक्वल टू सी वी से आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाइए और आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो दिस इज एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, ये एक्सप्रेशन होता है उसका। नाउ एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज डिफाइंड एज हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ठीक है, ये एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का एक्सप्रेशन है, कोई दिक्कत ही नहीं है, बस याद रखना है आपको हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। अगर कोई कैपेसिटर है, मान लीजिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे नेगेटिव चार्ज है, बीच में क्या है, बीच में खाली स्पेस रहता है। ठीक है, तो इस कैपेसिटर में जो एनर्जी पर यूनिट होगी वो होगी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, जहाँ पर ई होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, एप्सिलॉन होती है परमेबिलिटी, जिसकी हम बात पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, तो भाई हमने कैपेसिटर के बारे में बहुत डिटेल में स्टडी कर लिया, हमने ये देख लिया कि कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कैसे फाइंड करते हैं। भाई जो कैपेसिटर की प्लेट्स रहती हैं वो एक दूसरे पे फोर्स लगाती हैं, उसकी वैल्यू देख ली, और कैपेसिटर का मेन काम होता है एनर्जी स्टोर करना, तो कितनी एनर्जी स्टोर करता है ये भी देख लेते हैं। लेकिन अभी तक आपने ध्यान दिया हो तो हमने सिर्फ उन कैपेसिटर्स की बात करी है, जैसे अगर मैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आपको जो बार बार मैंने ड्रॉ भी करा है, ठीक है, ये साइड व्यू है, या फिर आप पूरा देखना चाहेंगे तो कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो मैंने बार बार आपको ड्रॉ करके बताया है, इसमें जो बीच में था, बीच में नॉर्मल स्पेस था, बीच में कुछ था नहीं, लेकिन अब मेरे दिमाग में डाउट आ रहा है भाई बीच में तो ये डी जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये डी डिस्टेंस है, अभी तक तो बीच में खाली स्पेस था तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मान लीजिए बीच में खाली स्पेस नहीं हो, बीच में कोई दूसरा मटेरियल आ जाए, ठीक है, बीच में कोई दूसरा मटेरियल आ गया है, तो फिर आप क्या करोगे, राइट। तो क्या फिर इस कैपेसिटेंस का जो इस कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर की कुछ कैपेसिटी चेंज हो जाएगी, कुछ कैपेसिटेंस चेंज हो जाएगा, क्या इसमें कुछ एनर्जी स्टोर चेंज हो जाएगी? इसका आंसर आप सोचने की कोशिश करिए। ठीक है, 2 मिनट वीडियो पॉज करके कुछ सोचने की कोशिश करिए। देखो आपको अभी तक ये तो समझ में आ गया होगा कि कुछ कैपेसिटेंस तो चेंज होगा, कुछ वैल्यू तो चेंज होगी, लेकिन कैसे चेंज होगी, क्या चेंज होगी, हम एनालाइज करते हैं लॉजिकली। मैं आपको फार्मूला बताने की जगह पहले लॉजिकली समझाता हूँ। फार्मूला तो फिर एक बार लॉजिकली समझ में आ गया तो फार्मूला तो याद कर ही लोगे आप, ठीक है, फार्मूला तो आप पढ़ ही लोगे। देखिए कैपेसिटर जो बेसिक इक्वेशंस होती है जिससे आप कैपेसिटेंस डिफाइन करते हो, दैट इज़ क्यू इज इक्वल्स टू सी वी, वेयर व्हाट इज़ वी, वी इज़ पोटेंशियल डिफरेंस। तो मैं ये बोल सकता हूँ सी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वी, भाई वी इधर आएगा तो क्यू अपॉन वी हो जाएगा, तो सी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वी, ये बात मैं बोल सकता हूँ। तो ये बात आप याद रखिएगा, सी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वी। ठीक है, व्हाट इज़ वी, वी इज़ पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है भाई, ई इज इक्वल्स टू डी वी बाई रो वी बाई रो आर। ठीक है, ये क्या है, दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस। डी आर को यहाँ लाऊंगा तो ई डॉट डी आर, इसको इंटीग्रेट कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। सही बात है, पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इससे हमने ये भी इस्टेब्लिश कर लिया है। अब हमको ये मालूम है कि C इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इन दोनों की मदद से क्या मैं ये लिख सकता हूँ कि कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्लेट्स के बीच में होती है? बिल्कुल लिख सकता हूँ, राइट, इन दोनों की मदद से ये लिख दिया मैंने। तो इसका मतलब है अगर दो प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वेरी होगी तो उसका कैपेसिटेंस भी चेंज होगा, सी की वैल्यू भी चेंज होगा। ठीक है, अब देखिए, अब आप इमेजिन करने की कोशिश करिए, थोड़ा सा डायग्राम को हम मिटा के इजी तरीके से बनाएंगे। मान लीजिए ये एक प्लेट है, मान लीजिए ये एक प्लेट है, ठीक है, इन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V है। अब इसके बीच में खाली स्पेस नहीं है जो अभी तक था, इसके बीच में मैंने कोई दूसरा मटेरियल भर दिया है। ठीक है, इसके बीच में मैंने कोई दूसरा मटेरियल भर दिया है, राइट। तो अब मैं इंटरेस्टेड हूँ उस मटेरियल का एनालिसिस करने में। जब मैंने उस मटेरियल का एनालिसिस करा, ठीक है, उसको मैं अलग से बना दे रहा हूँ। मान लीजिए ये वो मटेरियल है, राइट, अभी तक वो एक्सप्रेशन मैंने दिखा दिया, वो मटेरियल भर दिया। मान लीजिए ये वो मटेरियल है, ये आपकी प्लेट्स हैं, इनमें से एक प्लेट को आप क्या देते हो, चार्ज प्लस क्यू, दूसरी को देते हो माइनस क्यू।
तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी जनरेट होगी इन चार्जेस के कारण वो कैसी होगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी। अब चूंकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है इस पूरी प्लेट पे, ये जो प्लेट बना रहा हूँ इस पर मैं देखिए हर जगह पॉजिटिव चार्ज है, तो इस प्लेट पे हर जगह नेगेटिव चार्ज है, राइट। तो इस पॉजिटिव चार्ज के कारण क्या होगा, ये जो मटेरियल है आपका बीच में, आपने भाई कोई भी स्लैब रख दी है किसी मटेरियल की, इस पॉजिटिव चार्ज के कारण क्या होगा, इस मटेरियल के अंदर दिस इज़ मतलब ये कंडक्टर नहीं है, ये मटेरियल इंसुलेटर टाइप कोई मटेरियल है, तो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर जो जितने भी नेगेटिव चार्जेस होंगे वो इस साइड आ जाएंगे। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट कर देगा, तो इसके कारण दूसरी साइड पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो आप ध्यान से देखिए, ये जो फिनोमेना है इसको बोलते हैं पोलराइजेशन, ठीक है। नेगेटिव चार्जेस का यहाँ पोलराइजेशन हो गया, पॉजिटिव चार्जेस का यहाँ पोलराइजेशन हो गया। इसके कारण क्या होगा, इसके कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर ही सेट हो जाएगी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर के केस में भी हमने ये देखा है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेट होती है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को बोलते हैं, रेड कलर से जो मैंने बनाई है दैट इज़ EP, इसको मैं EP नाम दे रहा हूँ, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन। और जो ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड थी आपकी जो ब्लू कलर से है दैट इज़ नॉर्मली, ठीक है। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई है, अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई है आपकी E माइनस EP, दिस इज़ योर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए आप, इलेक्ट्रिक फील्ड कम हुई है, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड इनिशियली E थी जब कुछ नहीं था, जब कोई दूसरा मटेरियल डाल दिया मैंने तो कुछ फील्ड कम हुई है, राइट। कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड कम हुई है और हम ये इस्टेब्लिश कर चुके हैं कि C इज़ प्रोपोर्शनल टू E, मतलब इसका कुछ कैपेसिटेंस भी कम हो रहा है, राइट। इसका कुछ कैपेसिटेंस भी डाइलेक्ट्रिक के आने से, हमने इस्टेब्लिश करा था, C इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V और V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E, तो C इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू E हमने इस्टेब्लिश करा था, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो रही है, ये हमने देख लिया पोलराइजेशन के कारण, तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड कम होने से कैपेसिटेंस बढ़ता है। तो जब आप ये सारा फाइंड कर लोगे, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप फाइंड कर लोगे और इसको अप्लाई करने की कोशिश करो, मतलब जब फाइनली अप्लाई करोगे तो आप देखोगे जो कैपेसिटेंस होता है उसकी वैल्यू नॉर्मल केस में होती है ε0 A/d, और अगर कोई मटेरियल बीच में डाल देते हो तो उस केस में वैल्यू हो जाती K ε0 A/d, K फैक्टर से बढ़ जाती है। व्हाट इज़ दिस K? K इज़ नॉन एज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जो मटेरियल रहता है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है K, ठीक है। K क्यों आता है? क्योंकि पोलराइजेशन के कारण, चार्ज में कुछ पोलराइजेशन होता है जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ बदलती है, कम होती है, तो उसके कारण कैपेसिटेंस बढ़ता है। किस फैक्टर से बढ़ता है? K फैक्टर से, ठीक है। तो जो कैपेसिटेंस हो जाता है दैट इज़ K ε0 A/d। देखते हैं ये क्या बोल रहा है। ये बोलता है कि स्पेस बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इज कम्प्लीटली फिल्ड विद अ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। किसी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से आपने प्लेट्स के बीच का जो स्पेस है उसको कम्प्लीटली फिल कर दिया है, तो कैपेसिटेंस इज इंक्रीज बाय फैक्टर K कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट विच इज़ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मटेरियल। ये जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ये मटेरियल पे डिपेंड करता है, इट इज़ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मटेरियल, ठीक है। और वैल्यू कितनी चेंज होती है कैपेसिटेंस की? K ε0 A/d। ये हो गया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के केस में। अगर कोई दूसरा कैपेसिटर होता, मान लीजिए आपका सिलेंड्रिकल कैपेसिटर होता, तो इसका कितना कैपेसिटेंस हो जाता है? इसका कैपेसिटेंस हो जाता K × C0। व्हाट इज C0? C0 अगर कोई भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल नहीं है, जो ओरिजिनल हमने फॉर्मूले पढ़े हैं, ठीक है, चाहे सिलेंड्रिकल कैपेसिटर का केस हो चाहे स्पेरिकल का केस हो, अगर ओरिजिनल C0 है और डाइलेक्ट्रिक बीच में आ गया तो K × ओरिजिनल हो जाता है, राइट। तो ये तो हो जाती है आपकी भाई कैपेसिटेंस की बात। अब भाई मान लो कोई भी फॉर्मूला है, ठीक है, कोई भी फॉर्मूला है, आप नॉर्मल केस के लिए सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, एनर्जी कितना होता है, फोर्स कितना लगता है। तो अगर आपके पास टाइम कम है एग्ज़ाम में और कोई भी फॉर्मूला आता है और आप चाहते हो कि आप पूरा सॉल्व नहीं करो, तो आप क्या करना, आप ε0 को K ε0 से रिप्लेस कर देना हर फॉर्मूले में, हर जगह में। फॉर एग्ज़ाम्पल जो आपका पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का फॉर्मूला था वो था ½ ε0 E²। तो वो फार्मूला चेंज होके हो जाएगा, ε0 को किससे रिप्लेस करना है? अगर डाइलेक्ट्रिक है तो K ε0 से, वो फार्मूला चेंज होके हो जाएगा ½ K ε0 E², ठीक है। व्हाट इज़ K? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट।
तो ये हो गया आपका फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का अगर डाइलेक्ट्रिक है तो। ठीक है, ये तो होगी डाइलेक्ट्रिक की बात। और डाइलेक्ट्रिक के कारण फॉर्मूलेज में क्या चेंज होना है, एप्सिलॉन नॉट को आपको के एप्सिलॉन नॉट कर देना है। ठीक है, ये तो नॉर्मल बात हो गई। अब मान लीजिए ये तो अगर पूरा पूरा भरा है, देखिए कंप्लीटली फिल्ड वाला केस बता रहा हूँ मैं आपको। अब पूरा नहीं भरा है, आधा भरा है। ठीक है, ये कैपेसिटर है, इसमें आपने क्या करा, आधे में आपने एक डाइलेक्ट्रिक भर दिया, जिसका एक मटेरियल भर दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K1, और दूसरे आधे में आप कोई दूसरा मटेरियल है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K2। खाली भी रह सकता है, अगर खाली रहता है, एयर रहती है, तो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 होता है। ठीक है, तो भाई वो K1 होगा तो एप्सिलॉन नॉट A/D हो जाएगा। तो वो K2 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, एक जगह K1 है, एक जगह K2 है। तो इस केस में आप कैसे फाइंड करोगे, चलिए देखते हैं। इस केस में आप कैसे फाइंड करोगे भाई, थोड़ा सा खाली स्पेस देख लेते हैं। इस केस में फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, ठीक है, ये आपका मैंने कैपेसिटर बना दिया, ये आपका मटेरियल 1 हो गया, ये आपका मटेरियल 2 हो गया है। ठीक है, इसको अलग अलग कलर से थोड़ा शेड कर देते हैं जिससे आपको समझने में आसानी हो। तो ये आपके 2 मटेरियल हैं, राइट। इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो है K2 मान लीजिए, और पहले वाले का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट था वो था K1। तो कैसे करोगे, अब इस कैपेसिटर को आप 2 कैपेसिटर की तरह ट्रीट करोगे। ठीक है, एक कैपेसिटर हो जाएगा आपका C1, ठीक है, इसको आप लो C1, इसको आप लो C2। अब ध्यान से देखो, ये कैपेसिटर कौन से अरेंजमेंट में, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। ठीक है, दोनों प्लेट्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। ठीक है, यहाँ V1 है, यहाँ V2 है, तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, मतलब क्या हो गया है, ये हो गया पैरेलल कैपेसिटर का केस, राइट। दिस इज केस फॉर पैरेलल कैपेसिटर। तो इस केस में जो C इक्विवेलेंट आएगा वो कितना होगा, पैरेलल कैपेसिटर के केस में C इक्विवेलेंट होता है आपका समेशन ऑफ C। तो आप करोगे C1 प्लस C2। C1 कितना होगा, K1 एप्सिलॉन नॉट A1/D प्लस K2 एप्सिलॉन नॉट A2/D। देखिए K1 और K2 तो आपको मालूम है एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, और आपने जो कैपेसिटर बनाया था, ठीक है, ये पहला था, ये सेकंड था, दोनों में डिस्टेंस D है, ये भी कांस्टेंट है। लेकिन ध्यान देने की बात ये है कि जो A1 है, एरिया है, वो अलग हो गया है। पहले इनिशियल एरिया क्या था, इनिशियल एरिया था, अगर ये कैपेसिटर की ऐसी प्लेट है एक, तो एरिया था ये भाई जो, ठीक है, इस कैपेसिटर का पूरा एरिया था। अब क्या एरिया है, अब आपने क्या करा, अब आपने इसी कैपेसिटर को 2 में पार्ट में डिवाइड कर लिया। तो इसका एरिया अगर बीच से डिवाइडेड है तो A/2 हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए कहीं 1/3 पोर्शन से यहाँ से डिवाइडेड है, तो इसका एरिया मान लीजिए A/4 हो गया, नीचे वाले का 3A/4 हो जाएगा। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन डाइलेक्ट्रिक कहाँ तक है, एरिया A1 और A2 चेंज होगा, ये ओरिजिनल एरिया नहीं रहेगा। ठीक है, ये तो हो गया नॉर्मल एक केस कि आपने आधे में भर दिया है। अब सेकंड केस ले लीजिए, मान लीजिए इस बार आपने यहाँ पर एक है, यहाँ पर दूसरा डाइलेक्ट्रिक है। ये लास्ट टाइम आपने ऐसे में हॉरिजॉन्टली मैंने डाला था, इस बार वर्टिकली लाइन है। ठीक है, तो इस केस में आप क्या लोगे, ये आपका कैपेसिटर नंबर 1 हो गया, ये आपका कैपेसिटर नंबर 2 हो गया। तो ये कैपेसिटर आप ऐसे अज्यूम करोगे कि ये ऐसे 2 कैपेसिटर हैं, ये सीरीज़ वाला केस हो गया है। क्यों, क्योंकि चार्ज वही है। देखिए यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस क्यू। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, ऐसा हो जाएगा। तो चार्ज सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस अलग चेंज हो रहा है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में ये हो गया कैपेसिटर इन सीरीज़ का आपका एग्जाम्पल। तो इस केस में जो होगा आपका C इक्विवेलेंट आएगा 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2। ठीक है, इस इक्वेशन से आप C इक्विवेलेंट निकालोगे, जहाँ पर C1 और C2 कितना होगा, C1 बता देता हूँ, C2 आप अपने आप निकाल लेना। C1 होगा K1 एप्सिलॉन नॉट A/D। K1 क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, K1 और K2 हमें मालूम है एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है। A क्या होगा, A उस प्लेट का एरिया होगा, इस केस में तो पूरी प्लेट ही है, तो कोई दिक्कत नहीं। और D क्या होगा, D इस केस में चेंज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इस केस में पहला कैपेसिटर ये था, दूसरा ये था, ये तो प्लेट्स हैं। तो जो D है अगर बीच में है तो ये D/2 हो जाएगा, यही डिस्टेंस होता है। तो दिस D विल बी D/2। ओके, ये जो D' है ये D/2 हो जाएगा। तो ये हो गया सीरीज़ वाला एग्जाम्पल। तो दिस इज़ हाउ यू विल
सॉल्व कैपेसिटर्स, जब कैपेसिटर्स के बीच में कोई मटेरियल आ जाएगा जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कुछ और होगा। अगर एक से ज़्यादा मटेरियल आते हैं तो देख लेते हैं। मैंने आपको पैरेलल कौन सा केस में लेते हैं, सीरीज़ कैसे लेते हैं वो भी देख लिया। अब 2 से ज़्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है तो आप देख लीजिए कौन सा कॉम्बिनेशन बन रहा है और उस कॉम्बिनेशन को सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर 2 से ज़्यादा के केस में क्या आएगा, मान लीजिए एक कैपेसिटर ऐसा है। ठीक है, अब मिक्स एग्जाम्पल भी बना सकता है वो कि उसने आपको बोल दिया कि ये देखिए, उसने आपको ऐसा बोल दिया कि भाई मैं ऐसा डिवाइड कर रहा हूँ, इस बार मैं 3 मटेरियल देना चाहता हूँ। ठीक है, इस बार मैं चाहता हूँ कि 3 मटेरियल हो, ये पहला मटेरियल है, ये दूसरा मटेरियल है और ये तीसरा मटेरियल है। तो अब देखो आप इस केस में जो पहला जो C1 है, इसका कैपेसिटेंस C1 है, इसका कैपेसिटेंस C2 है और इसका कैपेसिटेंस C3 है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप देखोगे जो C1 है दैट इज़ इन पैरेलल विथ C2 और C3 का जो आएगा। ठीक है, C1 इज़ पैरेलल विथ C2 एंड C3, C2 और C3 के कॉम्बिनेशन का पैरेलल है। तो पहले क्या करोगे, पहले C1 C2 और C3 को सॉल्व करोगे जो दोनों सीरीज़ में है। ठीक है, तो C2 और C3 को सॉल्व करोगे तो दोनों सीरीज़ में, तो मान लीजिए इसका इक्विवेलेंट आ गया CS, C2 CS C1 CS के पैरेलल में, उसके बाद CS और C1 को सॉल्व कर लेना तो आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटर मिल जाएगा। ठीक है, दिस इज़ हाउ यू विल सॉल्व द क्वेश्चंस अगर बीच में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है तो। ठीक है, तो आप इस जैसे जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपको ज़्यादा केसेस आते जाएंगे, लेकिन मैंने आपको बेसिक बता दिया है। बेसिकली आपको उस पूरे कॉम्बिनेशन को, उस पूरे सिस्टम को, पूरी कॉन्फ़िगरेशन को पैरेलल और सीरीज़ के फॉर्म में कन्वर्ट करके सॉल्व करना है। ठीक है, तो प्रैक्टिस मोर, जैसा जैसा प्रैक्टिस करोगे आपको ज़्यादा केसेस दिखेंगे तो आपकी स्पीड ज़्यादा हो जाएगी, गलतियाँ बहुत कम हो जाएंगी। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगी कि कहाँ सीरीज़ में कहाँ पैरेलल में। ये सब प्रैक्टिस कर, जैसा भी मैंने बता दिया तो आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा। लेकिन आज से 2 महीने बाद वो सब दिमाग में नहीं रहेगा। अभी तो क्या मैं समझाते जा रहा हूँ इसलिए दिमाग में बहुत आसानी से आ रहा है, ये सब आप भूल जाओगे 2-3 महीने बाद। तो क्या होगा, जब आप प्रैक्टिस करोगे तभी याद रहेंगी ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो प्लीज़ आप प्रैक्टिस करते जाइए। ऑल्दो हम रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं तो आई एक्सपेक्ट दैट कि आता होगा, लेकिन अगर आप नॉर्मल कर रहे हो, आपको नहीं आती हैं चीज़ें, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझने की कर रहे हो, तो आप प्रैक्टिस करिए। ओके, थैंक यू गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे अपने टॉपिक से, इलेक्ट्रोस्टैट से। ठीक है, और इलेक्ट्रिक करंट के बारे में थोड़ा देखेंगे। तो थैंक यू।